तो बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो नील बोर ने पेश किया था 1913 में, ठीक है। और 1913 में इसने अपना जो था वो एटॉमिक मॉडल पेश किया था। तो उसने पहला पॉइंट ये कहा था कि उसकी जो मेन पोस्टुलेट थे उसमें पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं इन देयर फिक्स सर्कुलर पाथ, जिनको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स, ठीक है। ऑर्बिट्स, शेल्स, ठीक है, शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो इसका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और वो जो रिवॉल्व करते हैं ऑन देयर फिक्स सर्कुलर पाथ, जिनको जो है वो ऑर्बिट्स, शेल्स या एनर्जी लेवल कहा जाता है, ठीक है। फिर उसका जो दूसरा पॉइंट था कि जितना कोई भी ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसकी एनर्जी जो है वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। जो जो वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो अगर जो है न्यूक्लियस अगर डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज नियर टू द न्यूक्लियस इज लेस, ठीक है। ऐसा ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के नज़दीक हो उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। जो जो वो न्यूक्लियस से दूर हटता जाता है उस ऑर्बिट में या उस ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो जितना दूर होते जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी जो है वो कम है क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम है। तो जो जो वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा न्यूक्लियस का होल्ड उसके ऊपर कम होता जाएगा और उसके पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो इसका ये दूसरा पॉइंट था। अब जो इसका अगला पॉइंट है वो ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में रहता है उस वक्त तक वो कोई भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स ऑर्बिट में है तो उस वक्त तक वो कोई भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। नो एनर्जी विल बी एमिट और एब्जॉर्ब, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी जो है एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब ये होगा कि जज़ब या खारिज नहीं करेगा जब तक कि वो अपने शेल में है या अपने जो है वो एनर्जी लेवल में है, ठीक है। जब तक वो अपने शेल में मौजूद है उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जो है एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है अब इसके बाद जो है अब किस वक्त वो एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, उस वक्त करेगा जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर, ठीक है। लोअर ऑर्बिट वो है जिसकी एनर्जी कम है, मतलब जो न्यूक्लियस के करीब है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन को आप जो है इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इस एनर्जी ज़्यादा होने के लिए ऑब्वियसली इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कोई ऐसा सब्सटेंस होगा, कोई ऐसे ही हम उसको एनर्जी देंगे तो तब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर में आएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक है, जब लोअर टू हायर ऑर्बिट की तरफ ये जाएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लोअर टू हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो जब ये अपने फिक्स सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जब ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है।
और जब ये लोअर से हायर में जाता है एनर्जी गेन करके, तो ये क्या किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। स्टेट को क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी को जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब यही इलेक्ट्रॉन जो है हायर से लोअर में जाएगा, ठीक है, जब ये दोबारा वापस जाएगा, ठीक है, या जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जा रहा होगा, तो उस वक्त क्या करेगा, एनर्जी को ये इमिट करेगा। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। तो जब ये हायर से लोअर में जाएगा तो उस वक्त क्या होगी, एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी, खारिज होगी। ठीक है, तो दो केसेस हैं कि पहली बात ये कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में मौजूद है, अपनी जगह पर मौजूद है, तो वो कोई एनर्जी जो है इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर में गया है, ठीक है, लोअर से ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ गया है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ गया है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जब वो हायर से लोअर की तरफ गया है तो एनर्जी को क्या कर रहा होगा, इमिट कर रहा होगा। एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। ठीक है, अब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की इन ऑर्बिट वो किसकी इक्वल होती है, E इक्वल टू HF। ठीक है, और ये इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, तो यह हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस आएगा बिटवीन टू ऑर्बिट्स को, ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो किसकी इक्वल होगा, वो होगा इन दोनों के दरमियान जो है एनर्जी डिफरेंस कितना है ऑर्बिट्स का। लेट्स सपोज जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ऑर्बिट फर्स्ट है और ये सेकंड ऑर्बिट है। ठीक है, ये लोअर एनर्जी में है, यहाँ पर ये हायर एनर्जी में। यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किसकी इक्वल है, वो E1 की इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है वो किसकी इक्वल है, E2 के इक्वल है। ठीक है, तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो किसकी इक्वल होती है, E इक्वल टू HF। और जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, ठीक है, बिटवीन टू ऑर्बिट्स वो किसकी इक्वल होगा, एनर्जी डिफरेंस किसकी इक्वल होगा, E2 माइनस E1। और ये किसकी इक्वल है, HF के। ठीक है, अब इसके बारे में बताते हैं कि ये किसके, तो इसकी जो एनर्जी डिफरेंस हो गया इन दोनों के दरम्यान, ऑर्बिट्स के दरम्यान एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, E2 माइनस E1। हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो आपके पास क्या आएगी, इन दोनों के दरम्यान एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट तक जाने के लिए कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए, या इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट तक आने में कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, दोनों सूरतों में आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर इस ऑर्बिट में है, तो जब वो सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, और जब वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो वो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, उसको हम किस तरह से मालूम करेंगे, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिटल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिटल, और वो आपके पास किसकी इक्वल आएगी, HF के। अब H क्या है, H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, मैक्सवेल प्लांक था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था अबाउट रेडिएशंस में। ठीक है, तो उसने ये देखा था कि जो एनर्जी है वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में एमिट हो रही है। ठीक है, तो उन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उसको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी, और उसको उसने क्या नाम दिया था, प्लांक कांस्टेंट का नाम दिया था। तो ये जो आपको एनर्जी मिलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, रेडिएशन है ना, तो रेडिएशन आपको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी में मिलेंगी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, तो E इक्वल टू HF का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ से इस तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसने एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तब ये आकर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आया है, और जब ये
सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, तो ये अब इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इसको क्या करेगा, खारिज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो एफ की इक्वल। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा इनकी एनर्जी होती है, और जितनी ज़्यादा ये वैल्यू आएगी डेल ई जितनी ज़्यादा आती है उतना ही उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, और जितना ज़्यादा डेल ई होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी फ्रॉम लो हायर टू लोअर में आने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक जो इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, वो एन डिवाइड बाय 2 पाई के इक्वल है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मूव कर रहा है, इसका मैस है, ठीक है, और ये किसके साथ जो है वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और ये इसका मैस है m, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो r है इसके साथ। ठीक है, तो एंगुलर जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो इसका जो तो इसके जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम वो मोमेंटम होता है जब मोमेंटम ऑफ पार्टी, जब कोई भी पार्टी जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही हो, तो उस वक्त जो हम उसका मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो किसके इक्वल होता है, एम वी आर के। ठीक है, और एम वी आर यहाँ पर किसके इक्वल होगा, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब देखें, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर जो है इस साइड पर, ठीक है, मोमेंटम की बात करें तो अगर हम इस साइड पर इक्वेशन की साइड पर देखें तो ये हमारे पास एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये भी हमारे पास एक जो है कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, एन जो है नंबर ऑफ शेल्स को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज जो है अगर फर्स्ट शेल में होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 और एच डिवाइड बाई 2 पाई होगी। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 7 जो है वो शेयर्स तक ही जा सकता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है। ठीक है, तो अगर ये सेकंड शेल में होगा तो n किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से जो है अगर आपके पास वो थर्ड शेल में है तो n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो हम उसी तरह से इनको लिखेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके इक्वल होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, ये क्या है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि किस वेलोसिटी के साथ वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, कि ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो ये क्या है, आर की इक्वल है, और एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ शेल है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी इक्वल होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, बाकी जो है एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी जो है वेलोसिटी है, और आर इज द जो है ऑर्बिट रेडियस या जो है शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसको हम आर की इक्वल लेंगे। ठीक है, तो n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल 1 2 एंड 3 जो भी इसको असाइन वैल्यू होगा। तो ये था हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल जो था इसने यूज़ किया था हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किया था, और उसकी बेस के ऊपर उसने जो है वो ये अपना जो था उसके हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसको देखकर उसने जो है वो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, उसके पास जो डिफरेंट लाइंस बन रही थी, ठीक है,
तो उस लाइंस की बुनियाद पर उसने कहा था कि चूंकि ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली ज़ाहिर कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट शेल से जंप होकर अपनी जो है ओरिजिनल हालत पर आया, तो इस वजह से ये जो है डिफरेंट लाइन जो है इसके स्पेक्ट्रम में उसको मिली है। ठीक है, तो उसके स्पेक्ट्रम के बुनियाद पर उसने अपने पोस्टुलेट पेश किए थे जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको समराइज कर लेता हूँ। पहला पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिनको हम शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास जो है जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में रहता है तब तक वो कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, जब वो लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। तो एनर्जी डिफरेंस जो है बिटवीन टू ऑर्बिट्स वो किसके इक्वल है, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और वो किसके इक्वल है, HF के इक्वल है, वेयर H इज प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, और F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन जो इमिट हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमने देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है, mvr इज इक्वल टू na डिवाइडेड बाय 2 पाई। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, और रेडियस r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और h जो है वो अगेन प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।